नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का ई लेक्चर्स की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 की 10th यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पिछले वाले पार्ट में हमने ट्रांजिस्टर की संरचना और उसकी बायसिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अपने सिलेबस में जो ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली बीजेटी ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर के अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनके अभिविन्यास जो हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक काउस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीजेटी ट्रांजिस्टर जो है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर जो है, उसके कितने कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं सर्किट में जोड़ने के लिए, कितने तरीक़ों से वो जोड़ा जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। अब यदि किसी सर्किट में इसे जोड़ा जाए तो इसमें 4 टर्मिनल की आवश्यकता होगी, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए, जबकि इसमें केवल 3 ही टर्मिनल है। इसलिए इसका एक जो टर्मिनल है वो सर्किट में कॉमन जोड़ा जाएगा, दोनों तरफ इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ। तो इस कॉमन टर्मिनल के आधार पर ही इसका कॉन्फ़िगरेशन तय होता है। तो इसलिए इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। कॉमन बेस या उभयनिष्ठ आधार का मतलब जिसमें बेस टर्मिनल जो है इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ जोड़ा जाता है। कॉमन कलेक्टर जिसमें कलेक्टर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ जोड़ा जाता है। और इसी प्रकार से कॉमन एमीटर जिसमें एमीटर जो है दोनों तरफ जोड़ा जाता है, इनपुट और आउटपुट दोनों में। अब ये अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग तरीके से ये बिहेव करता है। तो कॉमन बेस जो है उसमें करंट गेन नहीं होता, यानी कि करंट में ज़्यादा लाभ नहीं होता, करंट का एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज इसमें बढ़ जाती है। कॉमन एमीटर में वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ती हैं, जबकि कॉमन कलेक्टर में जो है करंट बढ़ती है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता है। तो एम्पलीफायर के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वही है। तो क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों ही जो गेन जो है, यानी कि दोनों का एम्प्लीफिकेशन जो है, दोनों का आवर्धन वो ज़्यादा रहता है। यानी कि इनपुट में अपन वोल्टेज और करंट देंगे तो आउटपुट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू ज़्यादा प्राप्त होगी, यानी कि उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो एप्लीकेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कॉमनली जो यूज्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्रों का मतलब है कि इसके वोल्टेज और करंट के बीच में जो कर्व जो ड्रॉ किए जाते हैं, ग्राफ जो प्लॉट किए जाते हैं, उनको इसके अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं इसमें, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट या निवेशी अभिलाक्षणिक जो होंगे वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में होंगे, निवेशी वोल्टता और निवेशी करंट के बीच में, जबकि इसमें आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाएगा, निर्गम वोल्टता को नियत रखा जाए। तब निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के बीच में जो ग्राफ जो कर्व जो आएंगे वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में होंगे, निर्गम वोल्टता और निर्गम धारा के बीच में। और इसमें जो कांस्टेंट रखी जाती है वो इनपुट करंट है, निवेशी धारा को इसमें कांस्टेंट रखा जाता है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जैसा अभी डिस्कस अपन ने किया कि जिसमें आधार सिरा जो है दोनों तरफ उभयनिष्ठ रहता है, इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट में। तो ये मान लीजिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है और ये इसका जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसका सर्किट जो होगा उसको शो किया हुआ है। तो इसका जो कॉमन जो टर्मिनल है बेस वो दोनों तरफ से कनेक्टेड है, इनपुट सर्किट में भी और इधर
आउटपुट में भी। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए, इसके एक्टिव ऑपरेशन के लिए, जब इसको एम्पलीफायर के रूप में काम में लेना हो, तब इसकी ईबी जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड किया जाता है और सीबी जो जंक्शन है उसको रिवर्स बायस किया जाता है। तो अब ये ईबी जो जंक्शन है इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि ई सिरा, अब ई सिरा अपना है एन टाइप का, तो इसलिए इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और बी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। इसी प्रकार से सीबी जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। अब सी चूँकि एन टाइप है इसलिए इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे रिवर्स करने के लिए, और बी सिरा जुड़ गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ दो बैटरीज लगी हुई हैं। इनपुट में जो बैटरी है वो उसकी वोल्टेज को VEE कह रहे हैं, और आउटपुट में जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है VCC। इन बैटरीज़ की वोल्टेज को एक रियोस्टेट जो लगा हुआ है उससे चेंज किया जा सकता है। अब इसमें जो इनपुट करंट होगी वो एमिटर करंट होगी, और एमिटर जो करंट होती है वो मिली एम्पियर रेंज की होती है, इसलिए इसे मिली एमिटर से मेज़र किया जाएगा। जबकि आउटपुट में जो करंट होगी वो कलेक्टर करंट होगी, ये भी मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है, इसलिए इसे भी मिली एमिटर से मेज़र किया जाएगा। और बेस करंट है वो कॉमन है, इसलिए इसे मेज़र नहीं करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक में काम नहीं आएगी। और निवेशी वोल्टता इनपुट वोल्टेज है, तो इसके इनपुट टर्मिनल हो गए ई और बी, एमीटर और बेस, तो इनके बीच की वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर लगाएंगे, और इस वोल्टेज का नाम होगा VEB। जो टर्मिनल कॉमन रहता है उसे बाद में लिखते हैं, तो ये नाम हो जाएगा VEB। इसी प्रकार से आउटपुट में वोल्टेज हो जाएगी VCB, इसे भी एक वोल्टमीटर से मेजर करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनपुट करंट हो गई IE, इनपुट वोल्टेज हो गई VEB, आउटपुट करंट हो गई IC, और आउटपुट वोल्टेज हो गई VCB। तो अब हम इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं, या इनपुट केवल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनको बोलते हैं, तो वो इनपुट वोल्टेज यानी कि VEB और इनपुट करंट जो कि IE है इसके बीच में ड्रॉ किए जाते हैं, और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख देंगे VCB को किसी वैल्यू के लिए, और फिर इनपुट वोल्टेज VEB जो है उसमें चेंज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी इनपुट करंट की वो नोट कर लेंगे। फिर ये इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये अपने पास एक ग्राफ आ गया। इसी प्रकार से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज करके दूसरा जो है ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसी प्रकार से तीसरा ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो इस प्रकार जो अपने पास एक ग्राफ्स का एक सेट आ जाएगा, तो इसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पर 3 ग्राफ्स हैं, एक आउटपुट वोल्टेज के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, ये 20 वोल्ट के लिए है, ये 10 वोल्ट के लिए, ये 1 वोल्ट के लिए। तो ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉरवर्ड बायस में उसके सिमिलर हैं। और उसी की तरह इसमें भी एक निवेशी वोल्ट तक एक न्यूनतम मान के लिए, या जिसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम कहें, कट इन वोल्टेज कहें, अंतक वोल्ट तक कह सकते हैं, उससे कम मान के लिए इनपुट करंट 0 रहती है। उसके बाद में जो है ये तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ना चालू होगी। और जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज कम करते जाते हैं, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1, 10, 20 इस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो करंट जो आ रही है, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग वो बढ़ती जा रही है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज यदि कम है और फिर आउटपुट वोल्टेज यदि बढ़ा रहे हैं, तो उसी सेम इनपुट वोल्टेज पर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये कर्व जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन खींचेंगे आउटपुट वोल्टेज जो कि यहाँ पर है VCB और आउटपुट करंट IC के बीच में। इसमें कांस्टेंट रखेंगे इनपुट करंट को जो कि IE है। तो सबसे पहले इनपुट करंट कांस्टेंट कर लेंगे, जैसे 1 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, इस तरीके से। और वो कांस्टेंट करके फिर आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग जो आएगी
आउटपुट करंट की उसको नोट कर लेंगे। फिर VCB आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट IC के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं IE उनके लिए। तो इस तरीके से अपने पास पूरे एक जो है ग्राफ्स का एक सेट आ जाता है जिसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन बेस के लिए, तो उससे जो है 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एक तो इस पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र, सैचुरेशन रीजन संतृप्त क्षेत्र, और एक कट ऑफ रीजन अंतक क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो सैचुरेशन रीजन में आप देखेंगे कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ाई जा रही है आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि करंट का मान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और इसमें जो दोनों जो जंक्शन हैं, EB जंक्शन और CB जंक्शन, दोनों ही एक तरीके से फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, इसलिए करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगी। और कट ऑफ रीजन में अंतक क्षेत्र में क्या होगा कि दोनों जो जंक्शन हैं EB और CB जंक्शन, ट्रांजिस्टर में जो दोनों जंक्शन हैं वो रिवर्स बायस में हो जाएंगे, इसलिए करंट की वैल्यू बिल्कुल कम होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल कम करंट जो है वो प्राप्त होती है, तो इसे कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर काम करता है ऑन स्विच की तरह और कट ऑफ रीजन में काम करता है ऑफ स्विच की तरह। तो ये जो दोनों रीजन जो हैं सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, ये ट्रांजिस्टर की स्विचिंग एप्लीकेशन में काम आते हैं। जबकि हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसकी एम्प्लीफिकेशन जो है, इसके एम्पलीफायर के रूप में इसकी जो एप्लीकेशन है आवर्धक के रूप में उसको पढ़ रहे हैं। तो आवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जबकि वो एक्टिव रीजन के अंदर होगा, सक्रिय क्षेत्र में होगा। और सक्रिय क्षेत्र में EB जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड में होनी चाहिए और CB जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होनी चाहिए, जैसा कि हमने इस सर्किट में व्यवस्था भी की है। ये जो सर्किट हमने बनाया है उसमें हमने यही व्यवस्था की है कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे। तो इस एक्टिव रीजन में जो है इसमें ये देखेंगे कि जो ये ग्राफ्स जो हैं वो एक दूसरे के लगभग पैरेलल हैं, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो भी करंट में कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। और जब इनपुट करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे IE की वैल्यू 1 से 3 कर दी, तो फिर जो है आउटपुट करंट भी इसमें बढ़ जाएगी, यानी कि ग्राफ जो है इसमें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेरियस पैरामीटर्स ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में के जो है विभिन्न प्राचल इसके। तो एक सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की, निवेशी गतिक प्रतिरोध RI। तो जैसा कि हमने डायोड में भी पढ़ा था कि डायोड जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, यानी कि इसमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन किया जाता है। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर में भी जैसा कि हमने देखा इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही जो है लीनियर नहीं है, सरल रेखीय नहीं है, तो इसलिए इनका भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता और इनके लिए भी डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन किया जाता है, गतिक प्रतिरोध। तो इनपुट गतिक प्रतिरोध को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो ये अनुपात हो जाएगा चेंज इन इनपुट वोल्टेज, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन अपॉन निवेशी धारा में परिवर्तन, जबकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। देखिए ट्रांजिस्टर में ये ध्यान रखना है कि इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में से केवल एक ही ये जो है पैरामीटर में चेंज होगा। तो जब इनपुट करंट में चेंज हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, चाहे कैसा ही फॉर्मूला हो। और जब आउटपुट वोल्टेज में चेंज होगा तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक का उसमें भी देखा। तो जब हम यहाँ इनपुट करंट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला चूँकि इसमें इनपुट वोल्टेज हो गई VEB और इनपुट करंट हो गई IE और आउटपुट वोल्टेज VCB, तो RI इज इक्वल टू हो गया डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE, वेयर VCB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस गतिक निर्गम गतिक प्रतिरोध। तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होगा इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस, उसको आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट होगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट। और चूँकि यहाँ हमने चेंज कर दिया
आउटपुट वोल्टेज में, इसलिए इसमें इनपुट करंट को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो आउटपुट जो डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC, वेयर I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन का मतलब है कि जो है आउटपुट करंट इनपुट करंट के कंपैरिजन में कितने गुना जो है बढ़ जाती है, यानी कि रेशियो हो गया आउटपुट करंट और इनपुट करंट का। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। अब यहाँ भी आप देखिए इनपुट करंट में चेंज हो गया, इसलिए आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और इसको अल्फा से लिखा जाता है करंट गेन को, और इसको धारा लाभ बोलते हैं हिंदी में। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE हो गया और VCB कांस्टेंट हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा उत्सर्जक धारा होती है और उससे कम वैल्यू होती है संग्राहक धारा IC की, यानी कि IC IE से हमेशा कम रहती है। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, लेकिन वो लगभग 1 के बराबर ही होगी, क्योंकि IC की वैल्यू IE से ज़्यादा कम नहीं होती, लगभग बराबर ही होती है। इसलिए जो रेशियो जो आएगा वो 0.95 से 0.99 के बीच में रहेगा। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लगभग 0.9 से जो है 95 से 0.99 के बीच में रहती है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की। तो इसके अंदर जो है एमीटर को इनपुट और आउटपुट दोनों जो है दोनों साइड में जो है इसको कॉमन रखा जाता है, दोनों तरफ जोड़ा जाता है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसका एमीटर सिरा जो है इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों तरफ जो है इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो वही जो है हम इसको एक एम्पलीफायर के रूप में काम में लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसकी EB जंक्शन तो फॉरवर्ड की जाएगी, CB जंक्शन को इसको रिवर्स किया जाएगा। अब EB को फॉरवर्ड करने का मतलब है कि P जो है पॉजिटिव है, N नेगेटिव है, इसलिए P को वही बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। इसी तरीके से ये N है और अब इसको रिवर्स में करना है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो ये आपकी जो है रिवर्स बायस में हो जाएगी। यहाँ 2 बैटरियाँ जोड़ी हुई हैं, ये इधर वाली इनपुट वोल्टेज के लिए VBB और ये VCC आउटपुट वोल्टेज के लिए। इधर जो है इनपुट करंट IB होगी, आउटपुट करंट IC होगी, और ये जो करंट है IE ये कॉमन करंट होगी। तो इन 2 ही करंट्स को मेजर करेंगे, IB को चूँकि ये माइक्रो एम्पियर में आती है इसको माइक्रो एमीटर से मेज़र करेंगे, और IC मिली एम्पियर में होती है इसे मिली एमीटर से जो है मेज़र करेंगे। इनपुट वोल्टेज या इनपुट टर्मिनल है E और B, इसलिए इनपुट वोल्टेज कहलाएगी VBE, E को बाद में लिखेंगे, कॉमन सिरा है। और आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो C और E के बीच में होगी, तो ये हो जाएगी VCE। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इसके पैरामीटर्स हो गए, इनपुट करंट IB, इनपुट वोल्टेज होगी VBE, आउटपुट करंट हो जाएगी IC और आउटपुट वोल्टेज होगी VCE। अब इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वही इनपुट वोल्टेज यहाँ VBE है और इनपुट वोल्टेज IB है, इनके बीच में खींचे जाएंगे और कांस्टेंट रखनी पड़ेगी इसमें आउटपुट वोल्टेज VCE को। तो इसमें हम देखते हैं कि वही जो ग्राफ्स हैं वही डायोड के फॉरवर्ड बायस की तरह हैं। वही एक मिनिमम वोल्टेज जो है कट ऑफ वोल्टेज अंत तक वोल्ट था, उससे कम के लिए करंट की वैल्यू 0 रहती है, फिर सडन तेज़ी से ये बढ़ती है एक्सपोनेंशियली। अब ये जो आउटपुट ये जो इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें जैसे जैसे अब आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है जैसे, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा निर्गम वोल्टता को, तो ये निवेशी धारा का मान जो है वो कम होगा। जबकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये उल्टा होता है, करंट का मान बढ़ता है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निर्गम अभिलाक्षणिक, तो ये जो है इसके निर्गम वोल्टता VCE और निर्गम धारा आउटपुट करंट IC के बीच में खींचे जाएंगे, जबकि इनपुट करंट कांस्टेंट रखनी पड़ेगी IB। तो IB के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग ग्राफों का अपने पास सेट आ जाएगा, जिसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। तो वही कॉमन बेस की तरह यहाँ भी जो है इसको अपन 3 रीजन में बांट सकते हैं। सैचुरेशन रीजन जहाँ पर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और कट ऑफ रीजन अंतक क्षेत्र जहाँ करंट बिल्कुल कम रहती है, और तीसरा एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र जिसमें जो है करंट लगभग कांस्टेंट सी रहती है। और जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे आउटपुट करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। तो ट्रांजिस्टर को
एम्पलीफायर की तरह काम में लेने के लिए उसको एक्टिव रीजन में काम लेना पड़ेगा, यानी कि एक फॉरवर्ड बायस में होगी एक जंक्शन और एक रिवर्स बायस में होगा। तो ये जो इसके करेक्टरिस्टिक का उसमें लगभग जो है सिमिलर है कॉमन बेस की तरह। और ये इसके पैरामीटर्स हैं कॉमन एमीटर के, तो ये कॉमन बेस की तरह ही इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो करंट गेन है इसको बीटा से लिखते हैं। तो आउटपुट करंट यहाँ IC होगी और इनपुट करंट IB होगी। अब चूंकि इनपुट करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में और ये मिली एम्पियर में, यानी कि IC IB से बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 से बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि लगभग जो है 20 से 100 के बीच में रहती है। तो इसमें करंट गेन जो होगा, धारा लाभ जो होगा वो कई गुना होगा कॉमन एमीटर में। अब हम रिलेशन देखते हैं अल्फ़ा और बीटा में, यानी कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है अल्फ़ा, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कॉमन एमीटर में जो करंट गेन है बीटा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की जो तीनों करंट्स हैं IE, IB और IC, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, इनमें ये रिलेशन रहता है। एमीटर करंट जो दोनों का सम होती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट का। तो IE = IB + IC हो गया। अब दोनों तरफ इसको IC से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आ गया। अब IC से IC कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया। अब चूँकि अल्फ़ा और बीटा की जो डेफिनेशन है अल्फ़ा की, तो डेल्टा IC/डेल्टा I होता है, और बीटा जो होता है वो डेल्टा IC/डेल्टा IB। तो अब यहाँ पर है IE/IC, तो ये जो है इसको उल्टा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा, और ये इसका उल्टा हो गया, ये हो गया 1/बीटा। तो 1/अल्फ़ा = हो गया 1 + बीटा/बीटा, तो अल्फ़ा बराबर आ गया बीटा/1 + बीटा। और इसको यदि बीटा के रूप में लिखना चाहिए तो ये अपने पास आ जाएगा अल्फ़ा और /1 - अल्फ़ा। देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये डेल्टा के रूप में लिखा, और यहाँ IE है, चाहे तो हम यहाँ जो है इसको दोनों तरफ डेल्टा लिखें तो अपने पास सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको जो है डेल्टा के रूप में लिख दिया, दोनों तरफ चेंज डेल्टा करके। तो डेल्टा IE = हो गया डेल्टा IB + डेल्टा IC, और इस प्रकार से हम इसमें जो है अब दोनों तरफ डेल्टा IC से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया अल्फ़ा और बीटा में, अल्फ़ा = बीटा/1 + बीटा, या बीटा बराबर आ गया अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा। अब हम देखते हैं कि जो तीनों इसके जो कॉन्फ़िगरेशन हैं उनके कंपैरिजन हम करते हैं। तो कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है निवेशी प्रतिरोध कॉमन बेस में भी कम रहता है, वो 100 ओम्स का,
कॉमन एमीटर में भी कम रहता है, जबकि कॉमन कलेक्टर में उल्टा होगा, उसमें खूब वेरी हाई होगा, क्योंकि वहाँ पर जो रिवर्स बायस वाली जो जंक्शन है वो इनपुट में आ जाती है। आउटपुट रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा, वेरी हाई, कॉमन एमीटर में हाई रहेगा और कॉमन कलेक्टर में उल्टा होगा, ये लो रहेगा। वोल्टेज गेन कॉमन बेस में जो है ज़्यादा रहेगा और सबसे ज़्यादा जो है कॉमन एमीटर में रहता है, जबकि कॉमन कलेक्टर में कम होगा। एप्लीकेशंस जो है इसकी कॉमन बेस की इसकी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस है, जबकि इसकी कॉमन एमीटर की ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस है। और ये जो कॉमन कलेक्टर है ये इम्पीडेंस मैचिंग के प्रतिबाधा सुमेलन के काम आता है। करंट गेन जो है कॉमन बेस में 1 से कम रहता है, कॉमन एमीटर में ज़्यादा रहेगा और इसमें भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन कॉमन एमीटर जितना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वोल्टेज गेन और करंट गेन के हिसाब से कॉमन एमीटर जो है वो सबसे सूटेबल रहता है, इसलिए ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की है। धन्यवाद।